हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से बात कर रहे हैं 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के जो हमारी गवर्नमेंट ने देश के लिए दिया है। और यह जो मेरा वीडियो है जो सरकार के द्वारा चौथे दिन की ब्रीफिंग है उस पर ये मेरा वीडियो है। और जो 5वें दिन की ब्रीफिंग होगी इसके जस्ट बाद में वो वाला वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो आपको लगातार ये 2 वीडियो मिलने वाले हैं अलग अलग। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए करंट अफेयर्स है, उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या बैंकिंग में भी हैं। तो आप सभी लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। मैं पहले वीडियो से आपको बताते आया हूं कि 20 लाख करोड़ एक बड़ी रकम है, उसको सरकार ने भी बताया था। तो आज हम बात करते हैं कि जो चौथे दिन की ब्रीफिंग थी उसमें सरकार ने 8 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिन्हें आज हम समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहली चीज तो पहला क्षेत्र जिसमें घोषणा की वो है कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र में सरकार ने क्या कहा? कोयला क्षेत्र में सरकार ने कहा कि सरकार की मोनोपोली खत्म होगी, सरकार का एक अधिकार खत्म हो जाएगा कोयला के क्षेत्र में। अर्थात क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं कि अभी तक जो कोयला निकलता था वो वाला कोयला नहीं, लकड़ी वाला, जो खदानों से कोयला पत्थर जो होता है ब्लैक कलर का, वो जो निकलता था उसको केवल सरकार ही निकाल सकती थी। कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई निजी सेक्टर उसमें भागीदार तक नहीं बन पाता था। क्या होता था, सरकार ही उसको निकाला करती थी। मैंने 2 वर्ड यहाँ यूज किए, एक तो भागीदार भी नहीं बन सकता था। भागीदार और स्वयं निकालना अलग अलग चीज। भागीदार मतलब सरकार के साथ कोई 10%, 20%, 40% का पार्टनर बन जाए खदान में, ऐसा नहीं होता था। पूरा का पूरा गवर्नमेंट का काम रहता था, कोल माइन का काम रहता था। अब क्या होगा, ये मोनोपोली खत्म हो जाएगी और इसके लिए क्या होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी उसमें भागीदार भी बन सकते हैं और खदानों की नीलामी होगी तो उन खदानों को भी वो खरीद सकते हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं, अपना कोयला निकाल सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, जो खदानें कुछ नुकसान में चल रही थी या कुछ कर रही थी तो वो बेची जा सकती हैं, या कुछ खदानों की अलग से जिनकी सर्च मालूम चल गया कि आज यहाँ पर कोयला है, यहाँ कोई खदान बनानी है, तो उसके लिए क्या होगा, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री उसमें स्टार्ट कर सकेगी। सरकार को कार्य करने में टाइम लग सकता है, प्राइवेट कंपनी छोटी, उनका एक ही फोकस रहता है तो वो कर सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जब कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी इतने बड़े क्षेत्र में आके कार्य करेगी तो उसे चाहिए पड़ेगा पैसा। क्या चाहिए पड़ेगा? पैसा चाहिए पड़ेगा उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, लेबर्स की आवश्यकता पड़ती है और बहुत ही सारे इंजीनियर्स, कई चीज़ों की पड़ती है। तो ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट इंडस्ट्री वाले उनके पास है, कोई भी बड़ा जो इंडस्ट्री वाला होता है उसके पास पैसा रहता, वह कार्य कैसे करता है, लोन लेके कार्य करता है। तो उसे लोन की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बुनियादी स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, 50,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया कि भाई लोन प्रोवाइड उनके लिए हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड के लिए उनके लिए क्या मिल जाएगा, 50,000 करोड़ का व्यवस्था सरकार ने यहाँ पर की है। तो ये जो कोयला का क्षेत्र है इसमें क्या है, और तेजी से डेवलपमेंट होगा। अब कोयला कई अन्य चीज़ों का डेवलपमेंट करता है। कोयला क्यों जरूरी है? कोयले में जो लेबर लगती है वो ज़्यादा लगती है तो जॉब ज़्यादा मिलती है। उसके बाद कोयला का यूज़ कहाँ होता है? कोयला का यूज़ जो होता है, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं हमारे देश में, जितनी भी बिजली बनती है लगभग 67% बिजली कोयले से बनाई जाती है। जितनी भी बिजली बनती है तो हर जगह कोयले की आवश्यकता पड़ती है। मतलब एनर्जी का जो बेसिक संसाधन अपने पास है वो कोयला। जब कोयला में मोनोपोली खत्म होगी तो उसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्केट अच्छा उठेगा, इसमें फायदा मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं इनके रक्षा उत्पाद पर। किस पर आते हैं? रक्षा उत्पाद, जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी उत्पादन होती हैं, चाहे गन हो, तोप हो, मोटार हो, गोला बारूद, ये सब चीज़। तो इन सब में सरकार ने क्या कर दिया, FDI बढ़ा दिया 49 से 74%। पहली चीज़ तो ये कि जो रक्षा उत्पाद में FDI क्या कहलाता है, FDI को समझना पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए समझते हैं, फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी सेक्टर में क्या होता है, ये सरकार कई सेक्टर में तय करके रखती है कि जो विदेश का कोई व्यक्ति आएगा
वो यहाँ पर व्यापार करना चाहता है किसी किसी सेक्टर में, जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं रक्षा उत्पादन में, तो पहले ये FDI था 49%। अर्थात जैसे कोई एक कंपनी है सरकार की या किसी की भी, वह कुछ रक्षा उपकरण बना रही है, तो उस रक्षा उपकरण में विदेश का कोई व्यक्ति उस कंपनी को खरीदना चाहे तो पूरी कंपनी नहीं खरीद सकता। कितने % उसका शेयर खरीद सकता है? केवल 49% था। अब कितना खरीद सकेगा? 74%। ऐसा इसलिए था कि कुछ बड़े पैसे वाले बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ की इंडस्ट्रीज को एकदम से टेक ओवर करके खरीद के और यहाँ की जो कॉम्पिटिटर हैं उनको नुकसान ना पहुँचा सकें, इसके लिए ये बैरियर्स लगाए जाते हैं। अब इसको बढ़ाकर आप बोलोगे कि 74% कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब जैसी ज़रूरत होती है, हमारी इंडस्ट्रीज देखी जाती है हमारे क्षेत्र की, उस अकॉर्डिंग सरकार डिसीजन लेती है। तो आयुध निर्माणी फैक्ट्री बोर्ड है। अब जितने भी जो गवर्नमेंट के आयुध निर्माण फैक्ट्री, जैसे जबलपुर में खमरिया में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आयुध निर्माण को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहते हैं, इन सबका संचालन एक बोर्ड करता है। उस बोर्ड का नाम है आयुध फैक्ट्री बोर्ड। अब उसका निगमीकरण कर दिया जाएगा, उसे निगमीकरण कर दिया, उसको निगम बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? निगम बना दिया जाएगा, कॉरपोरेशन बना दिया। इसका अर्थ क्या होता क्या है निगम बनाने से? देखिए उसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं भी आप सुनोगे कि निगम क्या होता है, ठीक है, तो मैं समझाता हूँ। बोर्ड में क्या होता है, उसके डिसीजन लेने के लिए उसका एक बोर्ड गठित होता है, उस बोर्ड का एक अध्यक्ष होता है, उसमें तय सदस्य होते हैं, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 10। वो सब मिलकर जब डिसीजन लेते हैं तब उसके बोर्ड की मीटिंग होकर उसके डिसीजन लिए जाते हैं। अब क्या होगा, ये इसका निगमीकरण किया जाएगा तो ये बोर्ड समाप्त हो जाएगा, ठीक है, बोर्ड समाप्त हो जाएगा और ये जो है एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह कार्य करने लगेगी। जब बोर्ड होते थे तो उस बोर्ड में जो सदस्य होंगे शायद उसकी अध्यक्षता या वित्त मंत्री या सचिव लेवल का व्यक्ति करता होगा, उसमें उप सचिव लेवल के, उस कंपनी के डायरेक्टर, दूसरी कंपनी के डायरेक्टर, ये सारे लेंगे तो उनमें मतभेद हो सकते थे। लेकिन जब ये निगमनीकरण कर देंगे तो जितनी फैक्ट्रियां होंगी वह क्या होंगी? ऑटोनोमस बॉडी, स्वशासन कर सकेंगी, अपना खुद का डिसीजन ले सकेंगी। तो इसमें क्या है, जो सरकार के कारण टाइम ज़्यादा लगता था वह टाइम कम लगेगा और वह डिसीजन खुद करने लगेंगे। तो किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए उसका निगमनीकरण किया जाता है, तो ये सरकार ने उसमें किया है, ये अच्छी चीज़ है। फिर एक और चीज़ यहाँ मैं बात करूँगा, अंतरिक्ष विभाग। अंतरिक्ष विभाग में सरकार ने क्या कर दिया, निजी क्षेत्र में इसमें भागीदारी बन सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कई लोग इसकी आलोचना भी करेंगे पर मैं इसका बहुत सही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप समझिए कि सरकार, भारत देश में अंतरिक्ष के लिए कौन कार्य करता है? एक इसरो है, और कोई देश कार्य करता है? नहीं। अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करना के लिए हमारे यहाँ मोनोपोली है, किसके पास? केवल इसरो के पास। अब जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, निजी क्षेत्र के रिसर्च सेंटर में लगे वाले लोग हैं, उनका अगर किसी व्यक्ति या किसी साइंटिस्ट का या उनकी किसी टीम का किसी अंतरिक्ष से रिलेटेड विषय में उनका अच्छा नॉलेज है और वह उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो वह क्या कर सकते हैं, इसरो के साथ उसमें भागीदारी से जुड़ सकते हैं और उसमें रिसर्च कर सकते हैं, और उसके लिए इसरो उनको सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, रिसर्च क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में हम और आगे बढ़ सकेंगे। फिर आगे सरकार ने सामाजिक बुनियादी ढांचा को डेवलप करने के लिए 8,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ये भी लोन के जरिए। अब आपको ये समझा दूं कि सामाजिक बुनियादी ढांचा के अंतर्गत क्या होता है, जैसे अस्पताल हैं, रोड हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जल है, सिंचाई है, ये सारी सुविधाएं बुनियादी ढांचा के, तो इसके लिए भी सरकार ने इतने का प्रावधान किया है। फिर यहाँ लिखा है यूटी, यहाँ आप समझिए केंद्र शासित प्रदेश। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं भारत में, उनमें जो बिजली कंपनियां हैं उनका सरकार निजीकरण करेगी, प्राइवेटाइजेशन कर देगी उन सरकार का। अब प्राइवेटाइजेशन को कुछ लोग अच्छा सुधार भी मानते हैं, कुछ लोग उसको गलत भी मानते हैं कि सरकार सारी कंपनियां बेचती जा रही है। तो आपको बता दूं कि जो लोग उसमें कार्य कर रहे हैं, जो उस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, उस कंपनी को सरकार प्राइवेट करेगी, वो सारे तो दुखी हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी से उनकी प्राइवेट नौकरी हो जाएगी, ठीक है। और प्राइवेट नौकरी में क्या होता है, फिर उनकी कटौती होने लगती है, उनके पेमेंट में कटौती होने लगती, कई सारी सुविधाएं कम मिलती हैं।
तो उनके लिए नुकसान है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि उनका निजीकरण करना, ये होता है कि सरकार जो कंपनियां घाटे में चल रही थी उनको बेच देने से सरकार को कुछ पैसा मिल जाता है और उनका निजीकरण कर देते हैं। तो ये होता है कि सरकार की जो पुरानी एसेट्स हैं वह अगर बेच देगी, जैसे सीधी बात है किसी के पास 4 प्लाट है, उसमें से अगर वो किसी एक प्लाट का रेट सही नहीं मिल रहा है किसी तो उसको बेचता है, तो यही कहते हैं लोग कि भैया ये तो जमा पूंजी बेच रहे हैं। तो उस प्रकार से हानि भी है। और जैसे आर्थिक सुधार 1991 के जो आर्थिक सुधार किए गए थे प्राइवेटाइजेशन में, उसको लोग अच्छा मानते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग हैं। अब यहाँ की कंपनियाँ क्या है, घाटे में चल रही हैं। अब वो घाटे में चल रही हैं, घाटे में ज़्यादा चलेंगी तो उनको क्या है, प्राइवेट कर से सरकार को कुछ पैसा मिल जाएगा और वो कंपनियाँ फिर चलने लगेंगी, तो ये हो जाएगा। फिर अगली बात करते हैं उड्डयन के विषय में। उड्डयन मतलब जो नागरिक उड्डयन होता है, जैसे एयरपोर्ट वगैरह होते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एक, उसका पूरा एक संस्था है एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया। वह पीपीपी मॉडल पर 6 एयरपोर्ट विकसित करेगी। पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका समझते हैं क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है वो पीपीपी मोड पर ही डेवलप किया जा रहा है। क्या हुआ, वहाँ पर एक ग्रुप है, बंसल ग्रुप है बहुत बड़ा, उस ग्रुप को 8 वर्षों के लिए वो स्टेशन दे दिया गया है। अब 8 वर्षों के लिए वो बेच दिया गया है और उसमें उनसे बोल दिया गया है कि अब आप इसको अपने तरीके से वर्ल्ड क्लास का डेवलप करिए और जितने समय में कर लीजिए, आप 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 8 साल तक आपका रहेगा, उसमें आपको डेवलप करेंगे और उनकी शर्त रहेगी कितना डेवलप करेंगे, क्या करेंगे। तो उनने जो प्रोजेक्ट रखा कितना डेवलप करेंगे, इसके बाद हम इतने साल उसका किराया लेंगे, ट्रेन आएगी तो उनको किराया भी मिलेगा। मतलब वो कोई प्राइवेट व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में अपना पैसा लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, उससे पैसा कमा लेगा और वापस सरकार को फिर दे देगा। तो 8 साल के लिए वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन बंसल ग्रुप के पास रहेगा, जिससे वो जितना डेवलप करेंगे उसका पैसा कमा लेंगे और वापस फिर रिलीज होगा, रिन्यू होगी इनकी लीज या जो भी होगा वो बाद में। तो ये कहलाता पीपीपी मोड। इसमें क्या होगा, 6 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। अब यहाँ पे और एक चीज और बोला गया है, यहाँ पे जो अधिक एयर स्पेस खोला जाएगा। एयर स्पेस खोला जाएगा, इसका क्या मतलब है, देखिए क्या होता था, हवाई जहाज वाले जो रूट हैं वो फिक्स रहते हैं। पहले वो यहाँ से यहाँ जाएगा, वहाँ से वहाँ जाएगा। तो अब क्या है, और अधिक रूट बनाए जाएंगे प्लेन जाने के, जिससे वो कहीं घूम कर जाते थे, तो अब वो उनकी दूरी कम हो जाएगी। अधिक एयर स्पेस बनाने से दूरी कम हो जाएगी, जिससे उनकी ईंधन की क्या होगी, बचत होगी, इससे कॉस्टिंग में कमी आएगी। ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है। और एक और डिसीजन लिया गया है, 6 एयरपोर्ट नीलाम करेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 6 एयरपोर्ट को नीलाम भी करेगी। अब नीलाम करने से क्या मतलब, वही एग्जाम्पल जो मैंने रेलवे स्टेशन का बताया हबीबगंज का, वैसे ही ये नीलाम कर देंगे और प्राइवेट हाथों में दे देंगी। उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा डेवलपमेंट, पूरा वो प्राइवेट कंपनी चलाएगी और उसका उनको कुछ अमाउंट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, सरकार को कुछ पैसा नहीं लगता और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाता है। हालांकि इसमें ये कमियां आती हैं कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वहाँ पर बहुत अधिक चार्जेस लगाते हैं। जैसे भोपाल में बात करें कि अगर आप 24 घंटे के लिए गाड़ी रखते हैं तो वहाँ करीब 175 रुपये समथिंग आपका किराया हो जाता है, घंटे के हिसाब से पैसा लेते हैं। कई चीज़ हैं डेवलपमेंट में, तो उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा कटाक्ष भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो था चौथे दिन का क्या था आप लोगों के लिए, पूरा ये बेसिक समझाया मैंने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दूसरों के लिए ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दूसरों को शेयर करेंगे तो क्या होगा, उन लोग तक भी ये बात पहुंचेगी। और आपके जो कमेंट्स आए हैं 3-4 लोगों के, 5 लोगों के, कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स आए हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो की जो मांग कर रहे थे उनके लिए ये है। और आज ही इसके अपलोड होने के साथ ही 1 घंटे के अंदर दूसरा वीडियो भी आप लोगों को मिलने वाला है, जो लास्ट वीडियो था आर्थिक पैकेज से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों।